जो अनुसूचित जाति से थे रामनाथ कोविंद जी, वो उन्होंने एक बयान भी बता दें कि उनके हित में कोई काम किया हो, करवाया। इससे पहले के.आर. नारायणन भी, जो एक दलित थे, शेड्यूल कास्ट के थे, राष्ट्रपति बने थे और उन्होंने कई बिल वापस किए। उन्होंने कॉलेजियों को भी चैलेंज किया और संघ के माध्यम से जिसको किया जाएगा। अभी 4 दिन पहले की बात है, उससे पहले माननीय रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, उनका एक बयान बता दीजिए, एक काम बता दीजिए जो इन्होंने शेड्यूल कास्ट के हित में किया। वो शेड्यूल कास्ट से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, वो या ऑर्डिनेंस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ऑर्डिनेंस जब कानून बनता है कि 6 महीने के अंदर उसे दोनों सदनों से पास करा लिया जाता है। लेकिन आर्टिकल 341, 342 आज तक किसी भी सदन से पास नहीं किया और इन्होंने चोरी से, नेहरू की कैबिनेट ने चोरी से उसको उसमें संविधान में इंसर्ट कर दिया। साहिबा का उनका नाम द्रौपदी है। और जो इसका आप जिक्र करते हैं महाभारत में कि द्रौपदी के साथ क्या हुआ, महाभारत की द्रौपदी के साथ जो दुर्योधन था, 5 पांडवों में से एक था, चीरहरण किया। और ये जो संघी लोग हैं जो सरकार में बैठे हैं या सरकार से बाहर भी हैं, वो मैं समझता हूँ, मेरा मानना है वो उस दुर्योधन से भी ज़्यादा खतरनाक है। आदिवासी का मतलब है आदिकाल से रहने वाले असली मूल निवासी। तो आदिवासी समाज है इस देश का, उसको जंगली बीजेपी जंगली कह रही है, वनवासी का मतलब है जंगली कहना। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। आपको पता है कई पार्टियां हैं जो SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ की बात करती हैं, लगातार करती हैं, और जब भी सड़क पर उतरती हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर चुनावी मैदान हो, हमेशा SC, ST के हक और अधिकार की बात वो पार्टियां करती हैं। ऐसे ही पार्टियों के लोगों से मैं चाहता हूं कि ये भी जाना जाए कि स्वतंत्र भारत में पहली बार जो अभी महामहिम हैं भारत के राष्ट्रपति, वो एक आदिवासी महिला बनी है। ये ऐतिहासिक बात तो है ही, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि ये चुनाव विवादों में रहा और जब सदन चल रहा था तो कई तरह की बातें ऐसी सामने आ गईं जो राष्ट्रपति के शान में कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने वाला कहा गया और कई बार माफ़ी मांगो इस तरह के नारे भी लगे। अंबेडकर समाज पार्टी जो कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी की बात लगातार खुलकर करती है, मैं आज दफ्तर में हूं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह से जानने की कोशिश करूंगा कि जो एक ऐतिहासिक बताया जा रहा भारत में पहली बार आदिवासी और महिला, 2 बातें, दोनों चीज़ें एक साथ है कि आदिवासी भी और महिला भी हैं और उन्हें देश के संवैधानिक के पद यानी सर्वोच्च संवैधानिक पद पर यानी देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, चुना गया। क्या कहेंगे सर, आपको कैसा लगा ये सुन? गुलाम सरवर साहब, मैं सबसे पहले माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को मैं बधाई दूंगा राष्ट्रपति चुने जाने पर। लेकिन जिस जरिए से वो राष्ट्रपति बनी हैं, वो जरिया कुछ ऐसा है कि वो शायद कुछ आदिवासी के हितों में कुछ कर पाएँ। इससे पहले बहुत सारे उदाहरण चुनी तो गई हैं संवैधानिक प्रक्रिया से ही, वोट से ही, संवैधानिक प्रक्रिया, लेकिन वहाँ जो सहारा किसका था, भाजपाइयों का, संघियों का सहारा, और संघ के माध्यम से जिसको किया जाएगा। अभी 4 दिन पहले की बात है, उससे पहले माननीय रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, उनका एक बयान बता दीजिए, एक काम बता दीजिए जो इन्होंने शेड्यूल कास्ट के हित में किया। वो शेड्यूल कास्ट से थे, जो अनुसूचित जाति से थे रामनाथ कोविंद जी, वो उन्होंने एक बयान भी बता दें कि उनके हित में कोई काम किया हो, करवाया। इससे पहले के.आर. नारायणन भी, जो एक दलित थे, शेड्यूल कास्ट के थे, राष्ट्रपति बने थे और उन्होंने कई बिल वापस किए। उन्होंने कॉलेजियों को भी चैलेंज किया। तो कॉलेजियों को चैलेंज किया तो के.जी. बालाकृष्णन साहब, पहले दलित सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, इनको चीफ जस्टिस बनाना पड़ा। इनको काबिल थे, काबिलियत तो है ही हमारे लोगों में, लेकिन पहली बार के.आर. नारायणन साहब की पहल पर के.जी. बालाकृष्णन साहब को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। ये उनका काम है। और कई मामलों में उन्होंने कई बिल वापस किए जो देश हित में नहीं थे, SC, ST के हित में नहीं थे, उन बिलों को पास किया। हालांकि उनको कांग्रेस लेके आई थी, कांग्रेस ने उनको बनाया था, फिर भी उन्होंने ये
कांग्रेस को नहीं देखा, देश की जनता को देखा और तमाम बिल वापस किए और मजबूर किया उस सरकार को कि वो अमेंडमेंट करें। रामनाथ कोविंद जी आए, उससे पहले मतलब 2-3 मुस्लिम एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में बताया जाता है कि वाजपेयी जी ने बनवाया था, लेकिन कई बिल ऐसे थे जो उन्होंने वो वापस किए। जी देखिए, वो एक बुद्धिजीवी थे, सुपर इंटेलेक्चुअल थे, हैं, वो तो मिसाइल मैन उनको कहा जाता था, कितना बड़ा दिमाग रहा होगा। तो वो उनकी बात अलग है, लेकिन उससे पहले भी मुस्लिम राष्ट्रपति बने, उन्होंने ऐसा कोई चमत्कार नहीं दिखाया। अगर जिस समय डॉक्टर अम्बेडकर लड़ रहे थे शेड्यूल कास्ट के हितों के लिए, शेड्यूल कास्ट के हितों के लिए जब लड़ रहे थे, तो उस समय भी दो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव मंत्री होते थे, रफ़ी अहमद किदवई साहब थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब थे। अगर उन्होंने 341 वाला मामला जो ये 10 अगस्त 1950 को जब ये वो लाए थे कि जो हिंदू होने पर ही शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप का लाभ मिलेगा, 341 और 342 लाए थे। अगर डॉक्टर अम्बेडकर की तरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या रफ़ी अहमद किदवई साहब ने इसको अपोज किया होता, तो वो क्लॉज जो धर्म का क्लॉज था उससे हट गया होता। शेड्यूल कास्ट तो किसी का भी हो सकता है। अच्छा, बाद में जो मुस्लिम राष्ट्रपति आए वो भी अगर चाहते तो चूंकि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था तो हट सकता था। देखिए, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, कोई भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर वो या ऑर्डिनेंस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ऑर्डिनेंस जब कानून बनता है कि 6 महीने के अंदर उसे दोनों सदनों से पास करा लिया जाता है। लेकिन आर्टिकल 341, 342 आज तक किसी भी सदन से पास नहीं किया, और इन्होंने चोरी से, नेहरू की कैबिनेट ने चोरी से उसको उसमें संविधान में इंसर्ट कर दिया और थोप दिया कि हमें उस खूंटे से बांध दिया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप को। बाद में शेड्यूल टाइप का हटा गया, 342 उन्होंने वापस लेनी पड़ी। लेकिन 341 अभी भी है भाई। शेड्यूल कास्ट तो गरीब अगर गरीबी का दायरा है या अस्पृश्यता उसका दायरा था या एजुकेशनल बैकवर्डनेस उसका वो अगर आधार था, तो निश्चित तौर से तो वो तो मुस्लिम भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, किसी भी कम्युनिटी में हो सकते हैं। और सबको जो देश के नागरिक हैं, वो चाहे मुसलमान हैं, चाहे दलित हैं, चाहे सिख हैं या किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, देश के नागरिक हैं। तो देश के नागरिकों को, देश के मजलूमों को ख्याल रखना, अगर मजलूमों को ख्याल रखने की बात से 341 लाया गया, तो उसमें धर्म का क्लॉज हटना चाहिए। अम्बेडकर समाज पार्टी 341 का विरोध कर रही है। हाँ, हालांकि अब देखिए रामनाथ कोविंद जी, अभी राष्ट्रपति जी के बारे में बात हो रही थी, तो राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया, कोई ऐसा बयान दिया। सिर्फ वो 5 सरकार ने जो कुछ किया सब पर उन्होंने अपनी सहमति अपनी पूरी मोहर लगाते रहे। वो तो एक सही जो कहते हैं रबर स्टाम्प, हालांकि राष्ट्रपति रबर स्टाम्प नहीं है कहा जाता है, उसे तो बहुत बड़ा पद है, सर्वोच्च संवैधानिक पद है। और सबसे बड़ी बात की, जो सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति को कहा जाता था, सर्वोच्च सेना का अल्टीमेट कंट्रोल राष्ट्रपति के हाथ में होता था। रामनाथ कोविंद जी के चलते वो कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर के हाथ में चला गया। CSD जो बनाया गया, तो आप देखिए कि कितना बड़ा, जब सेना की शक्ति अगर आप किसी पॉलिटिकल आदमी को हाथ में दे दोगे तो वो अपने हिसाब से उसको करेगा। और ये सारा क्यों किया? उन्हें लगता है संघियों की या सवर्णों की बदमाशियाँ लंबे समय तक नहीं चलेंगी, और हो सकता है कि इस देश के लोगों में कभी कोई उफान आ जाए, कभी कोई विद्रोह खड़ा कर दें। इनके जो सवर्णों का जो सिस्टम है, जो ब्राह्मणी का सोशल ऑर्डर है, उसके खिलाफ विद्रोह न कर दें, और हो सकता है कि कहीं गृहयुद्ध जैसी स्थिति हो जाए। इसीलिए इन्होंने, संघियों ने प्राइम मिनिस्टर के हाथों में वो सारी पावर दे दी। और ये रामनाथ कोविंद जी के चलते हुआ। वो अंधे तो नहीं थे, पढ़े लिखे भी बताए जाते थे, लेकिन वो ऐसा उन्होंने होने क्यों दिया? बगैर राष्ट्रपति की सहमति के ये काम हो नहीं सकता था। चाहे कितना ही कैबिनेट पास, उसको विरोध तो करते, बिल को वापस करते, वो उन्होंने कुछ नहीं किया। वो रबर स्टाम्प नहीं, मैं ऐसे लोगों को काठ का उल्लू कहता हूँ कि जैसे मर्जी करो, उससे कोई मतलब माने नहीं है उसको, सिवा कुर्सी करो। नाम के शेड्यूल कास्ट हैं, काम का ये नहीं है। और मैंने तो कई बार कहा है, बाबा साहब ने लिखा है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अनटचेबल शुड बी द वॉचडॉग ऑफ द अनटचेबल्स, बट बाई रीजन ऑफ हैविंग जॉइंड द कांग्रेस दे आर मजर डॉग। कि वो कांग्रेस में होने की वजह से, उस समय कांग्रेस थी, कांग्रेस में होने की वजह से वो उनके पालतू कुत्ते बनकर रह गए हैं, जो मतलब दुश्मन के ऊपर काटना तो दूर, उन पर भौंकने की भी जहमत नहीं उठाई। बाकायदा बाबा साहब अम्बेडकर का रिटर्न स्टेटमेंट है। तो ये उसी कैटेगरी के लोग हैं। रही बात मुर्मू साहिबा की, मुर्मू साहिबा का उनका नाम द्रौपदी है। और जो इसका आप जिक्र करते हैं महाभारत में कि द्रौपदी के साथ क्या हुआ,
महाभारत की द्रौपदी के साथ जो दुर्योधन था, 5 पांडवों में से एक था, चीरहरण किया। और ये जो संगी लोग हैं जो सरकार में बैठे हैं या सरकार से बाहर भी हैं, वो मैं समझता हूँ, मेरा मानना है वो उस दुर्योधन से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। तो यहाँ तो क्योंकि राष्ट्रपति का पद गरिमा का पद है, और उन्होंने जब जो ये गवर्नर थी शायद इसकी, इससे पहले गवर्नर रही है ना इसकी, झारखंड की, तो उन्होंने एक सरकार एक बिल लेके आई थी कि जो आदिवासियों की ज़मीन को बेचा जा सकता है, कुछ ऐसा कोई बिल था। तो उस बिल को इन्होंने अपोज किया, वो बिल आज तक पास नहीं हुआ। ये काम उन्होंने झारखंड में रखे अच्छा किया। ऐसा लग रहा आपको कि यहाँ भी इस पद पर रहकर कर सकती? हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के हित में, उन्हें तो पूरे देश के हित में ही करना चाहिए। जो देश विरोधी जो ये ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं, जैसे ये जो लेके आए थे 370 का रिमूवल था, 35A का रिमूवल था, और भी बहुत सारे काम हैं। इनडायरेक्टली रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया इन्होंने। ट्राइबल्स को जल जंगल और ज़मीन पर ट्राइबल्स का आदिवासियों को ये क्या कहते हैं, कुछ दूसरा नाम दिया इन्होंने, आदिवासियों को कहते हैं वनवासी। संघियों ने वनवासी, आदिवासी का होने का मतलब है आदिकाल से इस देश में वास करने वाले। वनवासी कल्याण आश्रम एक पूरा अभियान चला रखा। देखिए ये आरएसएस का पूरा षड्यंत्र है, पूरा षड्यंत्र है। वनवासी पर आपने याद दिलाई, वनवासी शब्द तो अपमानजनक शब्द है। बिल्कुल है, जंगली, मतलब इनडायरेक्टली आप ट्राइबल्स को जंगली बोल रहे हैं। जंगल में रहने वाले को जंगली कहा जाएगा। वो वनवासी तो मतलब एकदम अपमानजनक शब्द है। और पूरे ट्राइबल कम्युनिटी का 7.5% आबादी, वो तो 7.5 नहीं है, 10% से भी ज़्यादा है ट्राइबल्स इस समय। लेकिन इनका जो जनसंख्या घोटाला है चल रहा है, इनका जो सेंसस स्कैम है, जो कंप्यूटर में बैठ के घटा बढ़ा के वहीं रखा हुआ है, जो 1950 में था। तो उसके चलते 7.5% आबादी को जो इग्नोर जंगली कह रहे हैं भाजपा वाले, और हमारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो आदिवासी का मतलब है आदिकाल से रहने वाले असली मूल निवासी, तो आदिवासी समाज है इस देश का, उसको जंगली बीजेपी जंगली कह रही है। वनवासी का मतलब है जंगली कहना। और जल जंगल जमीन पर इनका अधिकार है। तो मैं समझता हूँ कि मुर्मू जी से मैं अपील भी करता हूँ, उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो निश्चित तौर से कम आदिवासियों का जो हक है जल जंगल और ज़मीन का, उसे रेस्टोर करवाएंगे, उनके हक दिलवाएंगे, उनकी ज़मीन दिलवाएंगी। और निश्चित तौर से वो इस संविधान की, क्योंकि संवैधानिक सबसे बड़ा मतलब शीर्ष पद है, ये संवैधानिक पद है। और वहाँ पे मुर्मू जी ने जिस तरह से वहाँ झारखंड में जो उनकी ज़मीन बेचने का बिल वापस किया, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ भी कोई ऐसा SC ST OBC के खिलाफ कोई ऐसा, या इस देश की जनता के खिलाफ कोई ऐसा अनर्थ नहीं होने देंगी। लेकिन वो बेचारी फंसी हुई हैं कि वो दुर्योधन से भी ज़्यादा खतरनाक ये लोग हैं, जो RSS संगी लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हैं। वो उस महाभारत के दुर्योधन, हालांकि कपोल कहानी है, वो कहीं यथार्थ नहीं है, सब मतलब फिक्शन है, फैंटासी है जी, उसका कोई वो नहीं है। अगर इनकी जो सो कॉल्ड राम कहानी है महाभारत के नाम से, अगर उसको सच भी माना जाए तो ये दुर्योधन से भी ज़्यादा है। अमित शाह, मोदी, ये तमाम लोगों में तो सारा ही वो RSS क्लान है। आप समझ सकते हो, देश को तबाह करने जा रहे हैं। तो हम उम्मीद करेंगे द्रौपदी मुर्मू साहिबा से कि वो इनको RSS को उनके मंसूबे में, देशद्रोही मंसूबे में उन्हें कामयाब नहीं होने देंगी, और उनके खिलाफ अपनी आवाज़, इससे आगे तो उसको नीचे कहाँ ले जा सकते हैं। राष्ट्रपति बनी तो बनी है, 5 साल तक उनको कोई हटा नहीं सकता, नहीं जाएंगे। और वो लाते हैं, महाभियोग लाते हैं, वो भी नहीं ला सकते, खुद लेके आए। महिलाएं आदिवासी हैं, तो हमें खुशी है कि हमारी एक आदिवासी बहन वहाँ इतने सर्वोच्च पद पर पहुँची है। और उससे भी ज़्यादा हमें खुशी जब होगी कि देश की जनता, देश की जनता के हित में जो देश को बर्बाद जो किए जा रहे हैं मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, संघी गवर्नमेंट, उस पर जो ज़रूर ये अंकुश लगाएंगी और उनको इनकी औकात बताएंगी। ऐसी हम मुर्मू जी से उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।